वेलकम, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार आपका टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इससे पहले मैं एक क्विज लेकर के आया था जिसमें 10 प्रश्न थे। हम लोगों ने उसको देखा, समझा। आज मैं अपनी दूसरी क्विज लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए देखते हैं। ये क्विज समाजशास्त्र संबंधित, जो चाहे नेट का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे हायर का हो, चाहे पीजीटी का हो और चाहे जीआईसी का हो, सभी के लिए उपयोगी है, सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए, इसमें 10 प्रश्न हैं सेकेंड क्विज में, उसको देख लेते हैं। चलते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने जाति स्तरीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया, जन्म दिया? चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं इसी के साथ। पहला एमएल श्रीनिवास जी का नाम, दूसरा लुई डिमांड का, तीसरा एससी दुबे, चौथा दिल्ली साहब का। समाजशास्त्र में बड़ा प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है कि जात स्तरीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा को लुई डिमांड साहब ने प्रारंभ किया था। और थोड़ा सा जानकारी के लिए, डिमांड साहब, लुई ड्यूमा जी फ्रांस के समाजशास्त्री थे। जानकारी के लिए, भारत की यात्रा पर आए हुए थे या भारत आए हुए थे। यहाँ पर वो रुके कुछ समय, यहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया जाति व्यवस्था पर। और इसमें एक प्रश्न बनता है कि अगर पूछा जाए कि लुई ड्यूमा जी भारत में किस स्टेट में सर्वप्रथम आए हुए थे या किस स्टेट में उन्होंने अपना अध्ययन स्टार्ट किया, तो उसका नाम था पहला तमिलनाडु। कहा जाता है कि तमिलनाडु की एक समुदाय था जिसका नाम था प्रमाली कालर समुदाय। प्रमाली कालर समुदाय, यहाँ पर इन्होंने इन्हीं जातियों का, इसी समुदाय का अध्ययन किया और उसी में भारत के परिप्रेक्ष्य में जातीय स्तरीकरण, श्रेणी क्रम की जो अवधारणा थी उन्होंने दिया। उसके बाद अगला उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, ये दो, यहाँ पर इन्होंने इसकी यात्रा की, या कह लीजिए यहाँ पर ये आए और यहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया। पार्टिकुलर अध्ययन की जब बात आती है तो उसका नाम प्रमाली कालर है, लेकिन गोरखपुर में आकर भी यहाँ पर उन्होंने जातियों के क्रम को देखा और अंत में इन्होंने कहा था कि भारत जो है, भारत देश में जाति बहुत जटिलता से पाई जाती है। भारत में अनेक जातियां हैं और अनेक जातियां अर्थात भारत की बहुत चीजें जाति पर डिपेंड है। चलिए आगे देखते हैं। और अभी तो एक क्विज है, इसके बाद जब थिंकर कराए जाएंगे या एक एक पॉइंट, जब एक एक टॉपिक उठाकर बताया जाएगा तो सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। अभी तो एक छोटी सी क्विज है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसमें तो ऑप्शन की कोई बात नहीं है। जानते हैं, चाहे नेट का एग्जाम रहा हो, हायर का रहा हो, चाहे टीसीएस का रहा हो, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऑगस्ट कांट जी का बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है ये कि सामाजिक अर्थात सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स की बात किसने कही थी? उनका नाम था समाजशास्त्र के जन्मदाता अर्थात ऑगस्ट कांट। उनका ये बड़ा प्रसिद्ध ही एक प्रश्न बनता है, प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट क्या कह लीजिए। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, हमेशा से ही आए हुए हैं। इसका आंसर क्या होगा? अगस्त कॉम्ट जी का था। चलिए, इसके अंदर क्या चीजें हैं, अगस्त कॉम्ट ने क्या क्या कहा, जब इनको पढ़ा जाएगा, थिंकर को पढ़ा जाएगा, तो पूरी तरह से समझ लिया जाएगा कि आखिर सामाजिक स्थिरता क्या है, गतिकी क्या है, दोनों विषय में। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? वैज्ञानिक विधि में ऑप्शन पहले देख लेते हैं। विश्वसनीयता, अर्थात विश्वसनीयता तो पाई जाती है, वैधानिकता होती है,
वैध करने के लिए दोबारा पुनः किया जाता है कि क्या सही है कि गलत है। पुनरावृत्ति भी होती है। सहज बोध अवलोकन, यही इसमें राइट नहीं है क्योंकि सहज बोध अवलोकन का की कोई बात नहीं होती है, अर्थात विश्वसनीयता पाई जाएगी, विश्वास होना चाहिए। उसके बाद वैधानिकता होती है, वैधता भी, उसका परीक्षण किया जाता है। पुनरावृत्ति अर्थात दोबारा भी देखा जाता है, तभी तो पूरी तरह से कहा जाता है यह अनुसंधान सफल रहा। तो ये 3 ऊपर के सही है, चौथा इसमें का रंग है, गलत है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। स्टडीज इन एंथ्रोमेंथोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, जानते हैं। पहला ऑप्शन है जॉनसन साहब का नाम है, ठीक। दूसरा बर्गर साहब का, तीसरा रॉबर्ट मर्टन, चौथा हेराल्ड गारफिंकल। जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग जानते हैं कि कभी भी एंथ्रोमेंथोलॉजी की जब बात आती है तो सीधी सी बात है, हेराल्ड गारफिंकल साहब अमेरिका के समाजशास्त्री थे, कहा जाता है एंथ्रोमेंथोलॉजी के जन्मदाता हेराल्ड गारफिंकल साहब थे। और उनकी जो बुक थी उसका नाम था स्टडी इन एंथ्रोमेंथोलॉजी। इन्होंने उसमें पूरा इंसान के, व्यक्ति के रोजमर्रा के पूरे जीवन के व्यवस्था को उसको समझाया और बताया कि उससे उसकी संरचना को, उसकी व्यवस्था को किस तरह रिलेट की गई है, किस तरह से आगे व्यवस्थित रूप से, किस तरह से ये सुचारू रूप से चलता है। कभी कभी नेट में भी इनका स्टेटमेंट आ जाता है, इनका नाम पूछता है, कभी इनका नाम आ जाता है, स्टेटमेंट पूछ लेता है, कभी कभी एंथ्रोमेंथोलॉजी का मतलब भी पूछ लेता है। तो इस तरह के कई 3-4 प्रश्न इनसे संबंधित बनते हैं और उसको हम लोग अभी नहीं, बाद में जब थिंकर को पढ़ेंगे तो पूरी तरह से समझ लेंगे। ये तो अभी एक क्विज है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दैव निदर्शन। दैव निदर्शन पद्धति चयनित निदर्शन की क्या विशेषता। दैव निदर्शन, देखिए निदर्शन अर्थात सैंपलिंग, दैव निदर्शन एक लाइन में। दैव निदर्शन का मतलब है, ये समझ लीजिए भाग्य के अनुसार। जैसे कि लॉटरी हो गई, सीधा समझने का, लॉटरी जो लॉटरी के माध्यम से, तो उसमें क्या होता है, किसी पक्ष विपक्ष या अविश्वास की बात नहीं होती, एक लॉटरी के माध्यम से होता है। और जो ओपन हो जाए, जिसका नाम खुल जाए, वो जो नाम सामने आ जाए, ये होता है कि उसके भाग के अनुसार। अर्थात चलिए प्रश्न के अनुसार दैव निदर्शन पद्धति से चयनित निदर्शन की क्या विशेषता है। पहला आंसर, पहला क्या है, यह संपूर्णता का औसत नहीं है, यह सही नहीं है। दूसरा, यह प्रतिनिधित्व हो सकता है। तीसरा, यह समष्टि के सादृश्य नहीं होगा। और चौथा, उक्त सभी। देखिए प्रश्न में दैव निदर्शन पद्धति से चयनित निदर्शन की विशेषता पूछ रहा है, अर्थात कि दैव सैंपलिंग क्या हुई, अर्थात एक क्या हो रहा है, यह एक प्रतिनिधि होगा। सैंपलिंग अर्थात उसका एक चुनाव हो रहा है, किससे, लॉटरी के माध्यम से, रैंडम लिंक के माध्यम से, ग्रेड पद्धति के माध्यम से। सभी चीजें दैव निदर्शन में आती हैं। रिसर्च के पोर्शन में इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या क्या फैक्ट होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और किस समाजशास्त्री ने किस तरीके से किसको समझाया हुआ है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 किस पर केंद्रित था। पर्यावरण सम्मेलन रियो डी जेनेरियो अर्थात ब्राजील में हुआ था, पूर्णतः पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। और उसमें ये पूछा गया है कि उसका केंद्रित क्या था। उसमें प्रश्न का मतलब पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 किस पर केंद्रित था। पहला ऑप्शन मानव विकास, दूसरा प्रोत्साहन योग्य विकास, निर्धनता में कमी, जनसंख्या नियंत्रण। सीधी सी बात है, पर्यावरण संबंधित था, जनसंख्या नियंत्रण होगा नहीं, निर्धनता में कमी इसकी बात नहीं की गई, ये हो ही नहीं सकता। अगला प्रोत्साहन योग्य विकास, ये राइट हो सकता है। अगला क्या है, मानव विकास। अगर पूछा जाए तो कहा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण परीक्षा जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, पर्यावरण संरक्षण में सम्मेलन, वहां पे एजेंडा 21 अपनाया गया। ठीक, एजेंडा 21 अपनाया गया। किस पर आधारित था, प्रोत्साहन योग्य विकास। ये नेट के एग्जाम में भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और चलिए अगर पूछा जाए एजेंडा 21
किस वर्ष में अपनाया गया? तो 1992 में। जगह का क्या नाम था? रियो डियो जेनेरियो, जो ब्राजील में पड़ता है। इसी के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, धारणीय विकास की भी बात की गई। चलते हैं आगे। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग प्रतिनिधित्व करती है। पूर्वांचल राज्य के मांग की जो मांग हो रही है यहाँ यूपी में, उसके अनुसार आखिर समाजशास्त्र में, अच्छा चलिए एक चीज और जान लीजिए, इस तरह के प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। गठन संबंधित राज्य के अंदर, राज्य में अर्थात राज्य के अंदर एक राज्य के और गठन की बात हो रही है, ये क्या हो सकता है? इस तरह के प्रश्न पीसीएस में भी आ चुके हैं, नेट में भी आए हैं और हायर में भी पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्या है इसमें? अंतर प्रांतीय क्षेत्रीय, दूसरा है प्रांत के अंदर क्षेत्रता, प्रांत के ऊपर क्षेत्रता, अपरचकतावादी क्षेत्रता। देखिए सीधी सी बात है, पूर्वांचल राज्य को, राज्य का बात छोड़ दीजिए, राज्य के गठन की मांग, अर्थात किसी एक स्टेट में एक और स्टेट की जब बात की जाती है, उस पर जब चर्चा की जाती है, तो वो एक लाइन में कहा जाता है कि क्या हो गया वो, अर्थात कि प्रांत के अंदर, अर्थात कि ये प्रांत के अंदर, कहने का मतलब ये हुआ, सीधी सी बात है, पूछा जाए तो ये होगा प्रांत के अंदर क्षेत्रता। एक ही प्रांत में क्षेत्रता की बात आएगी, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। जैसे अंतर प्रांतीयता क्षेत्रता, नहीं ये नहीं, ये होगा कि प्रांत के अंदर क्षेत्रता, उसी राज्य के अंदर एक क्षेत्र अलग एक और राज्य बना दिया जाए, ये इस प्रश्न का मतलब था। और प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात बी, इसका सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? सामाजिक संरचना, जैसे हम लोग जानते हैं कि सामाजिक संरचना को, सोशल स्ट्रक्चर को समाजशास्त्र में सबसे पहले ब्रिटिश के समाजशास्त्री स्पेंसर ने इसका वर्णन दिया और सांख्यिकीय आधार पर मनुष्य के शरीर के अनुसार समाज को बताया कि मनुष्य के शरीर का जिस तरह से गठन या हाथ पैर, नाक, हाथ पांव, आंख, सारी चीज मिला करके एक शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से समाज का भी निर्माण, संस्थाएं होती हैं, भूमिकाएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, जनसमूह होते हैं, व्यक्तियों का समूह होता है, इन्हीं सबको मिलाकर एक समाज का निर्माण होता है, तब समाज का गठन होता है, अर्थात एक वो समाज बनता है। तो सामाजिक संरचना में कौन से पार्ट नहीं है, कौन से तत्व नहीं है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। पहला होगा भूमिका परिस्थिति। भूमिका परिस्थिति की बात टाल्कस पार्सन्स ने भी कही कि सामाजिक संरचना के पार्ट होते हैं। दूसरा उप संस्कृति, चलिए छोड़िए। तीसरा संस्था की बात ही पार्सन साहब ने कही। जन समूह, उप समूह, अर्थात ये तीनों सही होंगे, राइट इसका। उप संस्कृति, उप संस्कृति किसी सामाजिक संरचना का कारण नहीं होती, किसी संस्कृति की एक और संस्कृति जिसको कहा जाता है सब कल्चर, कल्चर के अंदर एक कल्चर जिसको सब कल्चर कहा जाता है, अर्थात उप संस्कृति। ये सामाजिक संरचना से संबंधित न होकर एक संस्कृति का एक भाग है, अर्थात ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। चलिए इसमें पूछा था कौन सा तत्व नहीं है, तो ये तो तीनों है, भूमिका परिस्थिति, संस्था, जन समूह और समूह का प्रतिनिधित्व। चाहे आप समनर साहब को ले लीजिए, स्पेंसर साहब को ले लीजिए, चाहे टाल्कस पार्सन्स को ले लीजिए, सारे लोगों ने कहा। और रॉल्फ लेटन ने तो स्टडी ऑफ मैन भूमिका परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है और उन्होंने पूर्णतः उसको समझाया कि भूमिका परिस्थिति होती क्या है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न बनता है, कभी अगर भूमिका परिस्थिति से याद आया, अगर कभी पूछा जाए कि भूमिका और परिस्थिति, भूमिका अर्थात भूमिका प्लस परिस्थिति, इस शब्द की सर्वप्रथम बात किसने कही थी? उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि समाज में
भूमिका और प्रस्तुतियां होती हैं। कहने का मतलब भूमिका और प्रस्तुतियों का पहला वर्णन अरस्तु द्वारा दिया गया और समाज के परिप्रेक्ष्य में जिसका विवरण डिस्क्रिप्शन एक समाजशास्त्री के आधार पर जिसने किया, अमेरिका के समाजशास्त्री रॉल्फ लिंटन ने किया। बुक का नाम था स्टडी ऑफ मैन। आगे जब हम रॉल्फ लिंटन के विषय में जब पढ़ेंगे थिंकर में, तो पूर्णतः उनके द्वारा सारे दिए गए कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञात और अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण किसने बताया? यह एक स्टेटमेंट है, इसको याद कर लीजिए। जैसे कि किसी व्यक्ति के आत्महत्या अर्थात की मृत्यु का कारण समाज है, ऐसा डरखाइम साहब ने कहा था। उसी तरह से अर्थात समाज को रिस्पॉन्सिबल मानकर आत्महत्या के अनुसार पूरा विवरण जिसने दिया उनका नाम था इमैनुएल डरखाइम, फ्रांस के समाजशास्त्री। उसी तरह से एक याद करने की का कॉन्सेप्ट है, समझने का। ज्ञात और अज्ञात आत्महत्या के कारण की बात जब पर भी आएगी सीधे ऑप्शन मत देखिए। उनका नाम था रूथ केवन साहब ने कहा था। इन्होंने समाजशास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र में भी अध्ययन किया, अर्थशास्त्र के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी बहुत से इनके अध्ययन पाए जाते हैं। इन्होंने कहा ज्ञात और अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण कह सकते हैं। रूथ केवन साहब ने ज्ञात और अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण माना। बस जैसे वचनहीन अपराध की बात आई टैफे साहब की, व्हाइट कलर की बात आई सदरलैंड जी की, समाज को रिस्पॉन्सिबल बनाया डरखाइम साहब ने। उसी तरह से कभी भी प्रश्न ज्ञात और अज्ञात इच्छा की बात आ जाए आत्महत्या से रिलेट करके, तो सीधी सी बात है रूथ केवन साहब का स्टेटमेंट था। उन्होंने इसी आधार पर एक अवधारणा को अपने दिया और समाजशास्त्र में सुशोधित किया और समझाया। चलिए इसी के साथ ये हमारी दूसरी क्विज है संपन्न हुई। 10 प्रश्न थे, आप लोग देखिएगा। जो सही इसमें अगर कुछ कमेंट करना हो तो नंबर दिए गए हैं, आप कर सकते हैं। मैं अपने संस्थान टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी की तरफ से मैं प्रयास करूंगा कि आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराए जाएं और आपकी तैयारी में, आपकी पढ़ाई में जितना हम लोग से सहयोग बन सके हम करें। मैंने कहा ऑफलाइन के साथ साथ जैसे ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं उसी तरह ऑफलाइन भी क्लासें चलती हैं। टारगेट इसमें टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी में, लेकिन अभी थोड़ा कोविड-19 की वजह से विराम हुआ है। लेकिन अगर आप लोग चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन अगर जुड़ना चाहते हैं तो संस्थान का नंबर दिया गया है, आप उसे संपर्क कर सकते हैं। और सारे वीडियो जैसे समाजशास्त्र के हैं इसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट के, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, पूरी तरह से सारी तैयारी कराई जाती है। चाहे RO दीजिए आप, चाहे प्रॉपर PCS दीजिए, और चाहे हायर हो, नेट हो, PGT जो TGT हो, सभी तैयारियों जितनी भी तैयारी कंपटीशन की होती है सारी हमारे संस्थान से सारी चीज़ें कराई जाती हैं और नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए धन्यवाद। और आगे तीसरी क्विज लेकर मैं बहुत जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। उसके बाद क्विज के बाद फिर एक एक करके चैप्टर वाइज अर्थात एक पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर हम लोग कर लेंगे फिर थिंकर का। और पूरी तरह से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि समाजशास्त्र में अगर आप पेपर देने जाएं तो उम्मीद रखता हूं कि आप कम से कम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आएँ। धन्यवाद।